अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्टों से ज्यादा भरोसा रूसी सदर पर जाहिर करने से सदर डोनाल्ड ट्रंप को सख्त तनकीद का सामना, और पाकिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवार सिक्योरिटी की सूरत हाल से परेशान। आज के शो में और किन मौज़ूआत पर हम आपके लिए रिपोर्ट्स लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अफगान तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात की खबरों पर अमरीकी हुक्काम की वजाहत। गिटार बनाने की मश्क के जरिए बच्चों को साइंस के उसूल सिखाने का प्रोग्राम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात ने अमरीका में एक तूफान खड़ा कर दिया है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे मौजूद हैं। साकिब, कल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी और सदर ट्रंप ने वहाँ पे कुछ बहुत गैर मुतवक्को बयानात दिए, क्या तफसीलात हैं उसकी? जी सारा, अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्टों से ये तो ज़ाहिर हो चुका है कि रूस ने 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की थी, लेकिन कल समिट के बाद सदर ट्रंप ने सदर पुतिन की तरफ से इसकी तरदीद पर भरोसे का इजहार करके ना सिर्फ अपनी जमात रिपब्लिकन को, बल्कि ना सिर्फ डेमोक्रेट्स को और रिपब्लिकन्स को, बल्कि वाशिंगटन में माहिरीन को बेहरान कर दिया। इसी हवाले से वाशिंगटन में आने वाले रद्दमल पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सदर ट्रंप का कहना था कि उन्होंने रूसी सदर से 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में पूछा था और माजी की तरह उन्होंने इनकार ही किया है। मुझे अपने इंटेलिजेंस के लोगों पर भरपूर एतमाद है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आज सदर पुतिन ने निहायत सख्ती से और ताकतवर तरीके से इनकार किया है। लेकिन सदर ट्रंप का ये बयान अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से मुताबिकत नहीं रखता, जिनके मुताबिक रूस ने वाकई ही अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की थी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी मौक़िफ़ की तायीद करने पर सदर ट्रंप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस की तरफ से शदीद तनकीद का सामना भी है। अमरीकी सदर का अमरीकी कानूनी इदारों, दिफाई ओहदेदारों और अमरीकी इंटेलिजेंस के मुकाबले में रूसी सदर पुतिन का साथ देना खतरनाक, कमजोर और सोच से आरी है। कुछ माहिरीन का कहना है कि मौका मिलने के बावजूद सदर ट्रंप अपनी ताकत का इजहार करने में नाकाम रहे। सदर ट्रंप व्लादिमीर पुतिन का लिहाज कर रहे थे, वो कमजोर नजर आए। उन्होंने रूस की तरफ से मुल्क के अंदर और बाहर किए जाने वाले ऐसे इकदामात की मुखालिफत नहीं की जिनकी वजह से अमेरिका को कई सालों से मुश्किलात का सामना है। ज्यादातर रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस ने सदर पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज किया, जबकि कुछ ने अमेरिका में जारी रूसी मुदाखलत की तहकीकात पर सदर की तनकीद का साथ दिया। किसी भी चीज पर जिसकी तस्दीक और जांच पड़ताल ना हो चुकी हो, शक का इजहार ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सदर पुतिन एक ऐसी शख्सियत हैं जिससे हमें डील करना पड़ेगा। एक ऐसी शख्सियत जो माजी में मुजरिमाना रियासत का हिस्सा रही है, जिसने अभी तक अपना रंग नहीं बदला। रिपब्लिकन पार्टी के अहम रहनुमा जॉन मैकेन ने इस मुलाकात को एक बहुत बड़ी गलती कहा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने एक गासिब हुक्मरान का साथ देने का दानिस्ता फैसला किया। दूसरी तरफ यूरोप में भी सदर ट्रंप की रूसी सदर से बज़ाहिर मसाहलती मुलाकात को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, ख़ास तौर से जब इससे पहले सदर ट्रंप ने नेटो पर तनकीद की थी और यूरोपियन यूनियन को अमेरिका का दुश्मन भी करार दिया था। और यूरोप से भी इस समिट के बाद रिएक्शन सामने आ रहा है। कल जब ये समिट हुआ सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान, उसी वक्त यूरोपीय यूनियन का लातीनी रहनुमाओं के साथ भी एक समिट हुआ, जिसमें सदर ट्रंप की तरफ से जो उनके इत्तेहादी हैं उनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर शदीद मायूसी का इजहार भी किया गया है। जी सारा। और हमें देखा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि ये सरबराह मुलाकात मगरिब की रूस को तनहा करने की नाकाम कोशिशों से वापसी के रास्ते का आगाज़ है। साकिब उल इस्लाम की रिपोर्टिंग हमने देखी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के इम्कान को रद्द करते हुए कल सदर ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी नौजवान का जिक्र किया और कहा कि वो कंप्यूटर सर्वर्स कहाँ गए हैं जो एक पाकिस्तानी के पास थे। अब जिस पाकिस्तानी का जिक्र सदर कर रहे थे उसका नाम है इमरान आवान। ये कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को आईटी सपोर्ट फराहम करते थे और इंटरनेट पर अचानक 2015 और 16 में ये खबरें गर्दिश करने लगी कि इमरान और उनके कुछ साथी उन कंप्यूटर्स के पुर्जे चोरी कर रहे हैं। इंतहाई दाएं बाजू की वेबसाइट से उठने वाली इन अफवाहों को सदर ट्रंप ने भी सच माना, लेकिन तफ्तीश से साबित हो चुका है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा था।
اور یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اب کہ متعدد امریکی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ظاہر کرتی ہیں کہ 2016 کے الیکشن سے پہلے ڈیموکریٹک پارٹی کی خفیہ ای میلز اور دیگر معلومات روسی ہیکرز نے چوری کی تھیں۔ اور اب افغانستان۔ امریکی حکام نے نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کی تردید کی ہے کہ امریکہ طالبان سے براہ راست مذاکرات کرنے والا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل سے متعلق ہر قسم کے مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہوں گے۔ افغانستان میں اتحادی افواج کی قیادت کرنے والے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے بھی کہا ہے کہ ان کے اس بیان کا غلط مطلب اخذ کیا گیا، جس میں انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس بیان کی حمایت کی تھی کہ امن مذاکرات میں غیر ملکی افواج کے کردار کے بارے میں بھی بات کی جائے اور امریکہ طالبان، افغان حکومت اور عوام کے ساتھ مل کر امن کے لیے کام کرنے کو تیار ہے۔ وائس آف امریکہ سمیت میڈیا سے بات کرتے ہوئے جنرل نکلسن نے یہ کہا کہ امن مذاکرات نہ بھی ہو پائے تب بھی امریکہ افغانستان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہے، مگر امریکی حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ امن کا راستہ ہی ہموار ہو۔ میرا اولین پیغام یہ ہے کہ افغانستان اور امن عمل کو مضبوط ترین بین الاقوامی حمایت حاصل ہے۔ ہمارا مقصد اور امید ہے کہ دشمن سمجھ لے گا کہ وہ عسکری اعتبار سے نہیں جیت سکتا۔ اس لڑائی کا کوئی فوجی حل نہیں، ہم سب کو مل بیٹھ کر امن عمل کا آغاز کرنا ہوگا اور افغان عوام کو امن دینا ہوگا۔ ادھر افغان صدر کے ترجمان نے بھی یہ کہا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کی درخواست پر امن عمل کا حصہ بننے اور اس میں مدد دینے کے حوالے سے رضامندی ظاہر کی ہے، اور جہاں تک طالبان کی بات ہے تو ان کا مطالبہ یہی ہے کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ اسے وہ بے اختیار سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ امریکی فورسز کے ساتھ ہی اور امریکی نمائندوں کے ساتھ ہی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور جب تک غیر ملکی افواج افغانستان میں موجود ہیں تب تک کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکیں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں عام انتخابات میں کچھ ہی روز رہ گئے ہیں، لیکن ملک کے کئی حصوں میں امیدوار انتخابی مہم بھرپور انداز سے نہیں چلا پا رہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے سیکیورٹی خدشات۔ بلوچستان کے شہر مستونگ اور خیبر پختونخوا کے شہروں بنو اور پشاور میں دہشت گردوں نے حال ہی میں انتخابی امیدواروں کو نشانہ بنایا، اور ان حملوں میں بلوچستان عوامی پارٹی کے سراج ریسانی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ہارون بلور سمیت کم از کم 175 افراد ہلاک ہو گئے۔ نگراں حکومت نے پاکستان میں امیدواروں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے منصوبہ بندی تو کی ہے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امیدوار کتنا محفوظ محسوس کر رہے ہیں انہیں سے جانتے ہیں۔ تو سیکیورٹی ہمیں مجھے کل جو ہے ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ ایز اے سیکیورٹی گارڈ مجھے ملا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہے اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے جتنے سپورٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ پھرتے تھے، جو لائسنس یافتہ ہمارے ساتھ اسلحہ تھا وہ ہم 2-3 اپنے ساتھ پھراتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یار پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں صورتحال کا پتہ نہیں چلتا۔ ہم نے انشاءاللہ الیکشن میں بھی جانا ہے، الیکشن کمپین بھی چلانا ہے، مگر یہ جو حالات ہیں یا واقعات ہیں یہ اس صوبے میں کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر خصوصاً اس وقت جب اس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے الیکشن، تو یقیناً ہمارے الیکشن پہ اثر پڑ رہے ہیں۔ اگر ہمیں سیکورٹی کی شکایت ہے، بالکل ہمیں سیکورٹی نہ ہونے کے برابر ہے، اگر سیکورٹی ہے بھی وہ بھی چند ان مخصوص لوگوں تک ان کے حد تک ہے، ہم تو وہی اپنے دیسی طریقے سے اپنے کمپین چلاتے ہیں اور ڈور ٹو ڈور ہم زیادہ ورک کرتے ہیں۔ ہمیں اتنی بڑی اس کی جلسوں کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بساط کے مطابق کریں۔ عام طور پر اس دھماکوں کے بعد اور یہ اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس وجہ سے عام طور پر تمام ملک میں ایک گھبراہٹ ہے۔ عموماً تمام پارٹیز ہیں وہ جلسے اور جلوس سے گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ میں خود بہت سے علاقوں سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لیے جلسہ کرتے ہیں، آپ کے لیے کارنر میٹنگ منعقد کرتے ہیں، مگر ہم گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں کیونکہ سیکورٹی کی کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔
इस वक्त हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के डायरेक्टर मोहम्मद आमिर राना इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर राना, वेलकम टू व्यू 360। 2013 के इंतखाबात में आपके इदारे ने जो अदाद-ओ-शुमार जमा किए थे उसके मुताबिक तब 170 अफराद पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाक हो गए थे और इस मरतबा हम देख रहे हैं वो तादाद ऑलरेडी इससे ज़्यादा हो चुकी है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे जो वाक़यात हैं वो आपके ख्याल में इलेक्शन के अमल पर और फिर उसके नताइज पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं? देखिए, उस 2013 के और आज के हालात में काफ़ी फ़र्क है। 2013 में जिन हलाकतों की आप बात कर रहे हैं वो तकरीबन 70 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात के नतीजे में हुई थी। उसमें टारगेट किलिंग भी थी जो सियासी वर्कर थे मखसूस सियासी जमातों के। लेकिन ये अभी सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम की तरफ से हमला हुआ है, खुदकुश हमला हुआ है, उसके नतीजे में तकरीबन 150 से ज़ायद जो हलाकतें हुई हैं, तो वो फ़र्क है। तो ज़ाहिर है कि जब आप मुसलसल एक दहशतगर्द की वारदातें चल रही हैं, एक ख़ास पार्टी को, ख़ास गिरोह को आप निशाना बनाते हैं तो उसका इम्पेक्ट ज़्यादा होता है। अभी तक कोई 5 के करीब ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन उनका असरात अभी तक हम देख रहे हैं कि जैसे आपकी रिपोर्ट भी बता रही है कि लोग इनसिक्योर ख़ास तौर पे केपी और बलूचिस्तान में महसूस कर रहे हैं और उसका इंतखाबी मुहिम के ऊपर खासा असर पड़ा है। अब चैलेंज यही है कि अब पोलिंग का जो डे है उस दिन किस तरीके से सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए कि लोग कम अज़ कम वोट डालने के लिए तो घरों से निकले। ठीक है, पोलिंग डे की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मखसूस पार्टीज़ को अगर निशाना बना रहे हैं मखसूस ग्रुप्स, तो क्या इससे एक नए आने वाले सेटअप को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है और फिर ये किसके मफाद में है? देखिए, ये तो दहशतगर्दों की एक अपना जहन है और जब 2013 के अंदर किया और हत्ता के 2008 में भी थोड़ा सा स्लाइड सा फर्क इसके मकासद उस वक्त यही बताए जाते रहे कि वो शायद पूरा के सियासी अमल को मुतासर करना चाह रहे हैं, यहाँ के सियासी सोच को मुतासर करना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी भी यही उनका नुक्ता नज़र है और उनका हदफ है कि एक सियासी अमल में वो क़ुव्वतें जो मॉडरेट टेंडेंसीज जिनकी हैं या वो सेकुलर रुझान के हामिल हैं, उनको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। अच्छा। और ताकि बाकी जो पार्टीज़ हैं उनके लिए राह हमार हो जाए। अब हमने देखा है कि ANP ने कुछ खदशात का इजहार किया है, दीगर पार्टियों ने भी, और फिर HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी, कि पोलिंग डे पर जो फौजी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है पोलिंग स्टेशन के अंदर, अब एक तरफ जमहूरी अमल है जिसको यकीनी बनाना और दूसरी तरफ सिक्योरिटी की ज़रूरियात भी हैं। इन दोनों के दरमियान आप कैसे देखते हैं, तवाज़ुन किस तरह से लाया जा सकता है? देखिए, जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत तो पोलिंग स्टेशन के बाहर ज़्यादा है कि आप कोई ऐसा अमल ना हो कि पूरे प्रोसेस को डिरेल कर दे। अंदर अमूमन ऐसी सूरत हाल नहीं होती जो इस पूरी प्रोसेस से वाकिफ़ हैं। और इससे भी बढ़ के देखिए कि अगर आप कैंडिडेट को, कॉर्नर मीटिंग्स को आप सिक्योरिटी फराहम करते हैं, चंद सिक्योरिटी गार्ड्स भी देते हैं, पोलिंग डे के वाले दिन अगर आप पोलिंग स्टेशन को भी देते हैं, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। असल मसला तो ये है कि आप अप्रोच किया है थ्रेट को डील करने की, और जो सबसे ज़्यादा बात की जाती रही है कि आप दहशतगर्दी के इन वाक़यात को आप एक बेहतर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही इसको रोक सकते हैं। खास तौर के ऊपर ये जो ये कुछ हमले हैं उनको रोकने का तो तरीका आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बड़े स्ट्रिक्ट और सर्वेलेंस लेवल को बहुत हाई रखना था। राइट, मोहम्मद आमिर राना हमारे साथ इस्लामाबाद से, जो डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भारत में हिंदू दलितों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने हुजूम की ताकत का बदतरीन मुज़ाहिरा करार देते हुए पार्लियामेंट पर जोर दिया है कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ख़ास तौर से कानून साजी करे और सज़ाएँ भी मुकर्रर करे। दुनिया भर से मिलने वाली कुछ और अहम खबरें आइए देखते हैं आज के वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका के महकमा खारजा ने निकरागुआ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत को कमज़ोर करने वालों पर वीज़े की मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी हैं। महकमा खारजा की एक तर्जुमान ने पीर के रोज़ कहा कि अमेरिका निकरागुआ के रहनुमा डैनियल ओर्टेगा की जानिब से मुल्क भर में तलबा, सहाफ़ियों और मजहबी रहनुमाओं पर जारी हमलों की मज़म्मत करता है। पीर के रोज़ मुल्क के दारुल हुकूमत मनागुआ में सैकड़ों अफराद ने सदर ओर्टेगा के खिलाफ मुजाहरा किया। इख्तिताम हफ्ता मुजाहरों में 1 दर्जन अफराद हलाक हो गए हैं।
शाम के सरकारी मीडिया का कहना है कि हुकूमत की हामी फोर्सेस ने जुनूब मगरब में हारा के पहाड़ी इलाकों से बागियों को निकालकर इन पर कब्जा कर लिया है। 4 बरस पहले जब इस इलाके में बागियों का कंट्रोल नहीं था तो ये पहाड़ी शामी फौज के लिए इसराइल के खिलाफ दिफा में बहुत अहम समझी जाती थी, जहां से गोलान की पहाड़ियां साफ नजर आती हैं जिन पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। इस पेशकदमी से शाम की खाना जंगी की हद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुतय्यन जंग बंदी के जोन के करीब आ गई है, जिसके बारे में इसराइल का कहना है कि इसकी किसी सूरत भी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। अमरीकी रियासत हवाई में पीर के रोज तकरीबन 2 दर्जन अफराद उस वक्त जख्मी हो गए जब आतिश फिशां से निकलने वाला लावा उनकी कश्ती पर आ गिरा। ये लावा खिलाओ नामी आतिश फिशां से निकल रहा है जो मई से हवाई के बिग आइलैंड पर फट रहा है। हुकाम ने सियाहती कश्तियों को खबरदार किया है कि वो लावे से दूर रहें जो बहरुल काहिल में बह रहा है। ये आतिश फिशां 1983 से फट रहा है, मगर अब की बार इससे निकलने वाला लावा बहुत शदीद है। तेल की दौलत से मालामाल इराक के बहुत से मुख्तलिफ शहरों में लोग गिरते हुए मेयार ज़िंदगी और बढ़ती हुई बदउनवानी से परेशान हैं। 9 रोज़ पहले मुल्क के जनूबी इलाकों से शुरू होने वाले मुजाहरे अब बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों से झड़पों में अब तक कम से कम 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हो चुके हैं। मज़ीद जानते हैं इराक़ी सूबे बसरा से इस रिपोर्ट में। इराक़ी नाक़िस सहूलियात, बेरोज़गारी और ज़रूरियाती ज़िंदगी की बढ़ती हुई कीमतों से तंग आ चुके हैं। इसके लिए वो हुकूमती अहदेदारों की करप्शन और नाअहलियत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इराक़ियों की जानिब से इन हालात पर एहतजाज बसरा से मुल्क के दूसरे कई शहरों तक फैल गया है। ये मुज़ाहरा पिछले 16 सालों की महरूमी के बायस हुआ है। बसरा में मतवातर कई हुकूमतें बसर इक़्तिदार रही हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ के शहरियों के लिए सर्विसेज और अच्छी ज़िंदगी मुहैया नहीं की। यहाँ के लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये बढ़ता हुआ गुस्सा इराक़ के लिए सियासी लिहाज से एक हसास वक्त पर 12 मई के पार्लिमानी इलेक्शंस के बाद सामने आ रहा है। इन इलेक्शंस में एक मकबूल मजहबी रहनुमा की सरबराही में एक इत्तेहाद ने सबसे ज्यादा सीट जीतकर वजीर आजम हैदर अल-अबादी के लिए हुकूमत की तश्कील को मुश्किल बना दिया है। एक मारा गया, एक जख्मी हुआ, कौन इस सब का जिम्मेदार है? इबादी, आप एक मोज़िज़ शख्स हैं जिसे लोगों ने मुंतखब किया है। हमें हमारे हकूक दीजिए और हम पीछे हट जाएंगे। हम पूरे मन मुजाहरे करेंगे और अपने हकूक के हसूल के लिए सड़कें ब्लॉक करेंगे। हैदर अल-अबादी ने बसरा के एहतजाज को फैलने से रोकने के लिए इस इलाके में इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान किया है। उन्होंने ये वादा भी किया है कि उनकी निगरान हुकूमत पानी, बिजली और सेहत की सहूलियात के लिए बसरा को फंड्स मुहैया करेगी। उनकी कोशिशों के बावजूद एहतजाजी मुजाहरे अम्मारा, नसेरिया और नजफ के इलाकों में फैल गए हैं, जहाँ मुजाहिरीन ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। नाखुश बरहम शहरियों ने दारुल हुकूमत बगदाद में भी मुजाहरा किया। हुकूमत ने बेचैनी को दबाने के लिए फौजी दस्ते तैनात किए हैं और कर्फ्यू लगाए हैं। हमारा फ़र्ज तमाम इराक़ियों को सिक्योरिटी फराहम करना और पुरअमन मुजाहिरीन के मुतालबात को सुनना और उन्हें सल्यूट करना है, लेकिन जो लोग रियासती इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और ऑयल फील्ड्स की तनसीबात पर हमले करते हैं, उनकी जवाबदेही होना ज़रूरी है। सूबा बसरा तेल के कुओं का घर है जो इराक़ की तेल की बरामदात का बड़ा हिस्सा मुहैया करता है, लेकिन ये इलाका पसमानदा है जहाँ का तामीराती ढांचा पुराना हो चुका है। बिजली ना होना मामूल है और पानी की क्वालिटी ख़राब है। शदीद गर्मी में शहरियों के लिए बिजली की आंख मिचोली से ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। ज़िला डटाहोक के साथ सबा शाह खान, उर्दू VOA। मौसीकी को उमूमन एक गैर निसाबी सरगर्मी समझा जाता है, लेकिन वाशिंगटन DC से कुछ दूर एक स्कूल में बच्चों को मौसीकी की मदद से न सिर्फ साइंस बल्कि कामयाब जिंदगी के भी कुछ उसूल सिखाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ बच्चे सीख रहे हैं गिटार बनाने की मशक के जरिए। आइए देखते हैं आज का एजुकेशन सेगमेंट। ऑसबोर्न हाई स्कूल के स्टूडेंट जेरन वाइल्डमैन इस गिटार को बजाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने 12 दिन की वर्कशॉप में बनाया था। वो कहते हैं कि उन्होंने वो सब कुछ सीखा जो एक गिटार बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर आप एक चीज गलत करते हैं, हत्ता कि 1 मिलीमीटर का फर्क भी, तो तारों की लंबाई पर फर्क पड़ेगा और आप सही तार नहीं बजा सकेंगे। अगरचे तालिब इल्म अपने गिटार बनाने के लिए एक किट का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो वही रखते हैं और आले को घर ले जाने से पहले उन्हें इस पर काम करना होता है। तमाम स्टूडेंट्स गिटार नहीं बजाते। ऑड्री डॉन की साइंस में दिलचस्पी ही उन्हें इस वर्कशॉप में ले आई है ताकि वो गिटार को समझ सकें।
میں نے سیکھا کہ بجلی کی مدد سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس سے موسیقی کیسے بنائی جاتی ہے اور جیسی دھن آپ بنانا چاہتے ہیں وہ کیسی بنتی ہے۔ اس میں تاروں کا صحیح طریقے سے لگنا اور آلے کی ٹیوننگ کرنا بھی ضروری ہے۔ جینا ڈیوس کو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ وہ میوزک فار لائف کے بانی اسکپ چیپل سے اس کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ چیپل کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ورکشاپ گٹار بنانے سے متعلق ہے، لیکن یہاں طالب علموں کو دیگر ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ وہ سائنس جو پہلے انہوں نے نہیں سیکھی، لیکن وہ کچھ عملی ہنر، لکڑی کا کام، الیکٹرانکس، جوڑنا اور تجربے کرنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا وہ طالب علم اس مرحلے سے گزرتے ہیں جو انہیں نہ صرف کالج کے لیے تیار کرتے ہیں بلکہ اسکول کے بعد بزنس کا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ کیون ہرنینڈیز ایک گٹارسٹ ہیں، وہ اپنی کلاس کے صدر تھے۔ امید ہے ان کا یہ آلہ انہیں بہت آگے لے کر جائے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں۔ میں ستاروں کو چھونا چاہتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ معاشرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں۔ ابھی ابتدا ہے، لیکن میں ایک دن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے آسمان چھوا ہے اور میں نے یہ کر دکھایا ہے۔ 11 سالہ جیڈن بوبا کا کہنا ہے کہ گٹار بنانے کا کام اس سے کہیں مشکل ہے جتنا وہ دکھائی دیتا ہے۔ اس میں بہت سے مرحلے ہوتے ہیں، اس میں وقت اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جسے وہ مستقبل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے انہیں زندگی کہیں بھی لے کر جائے۔ ڈیبرا بلاک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ غیر منافع بخش ادارہ میوزک فار لائف گٹار بنانے کی ورکشاپس کے لیے ان بچوں کی مالی مدد کرتا ہے جو ایسے خصوصی تعلیمی پروگرامز کا خرچ خود نہیں اٹھا سکتے۔ اور اب تیار ہو جائیے ایک جانور سے ملنے کے لیے۔ یہ ہے پینگولن، دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسمگل ہونے والا جانور۔ روزانہ تقریباً 300 پینگولنز کو شکار کیا جاتا ہے۔ اس جانور کی خاص نسل انڈین پینگولن پاکستان کے پہاڑی اور ریتلے علاقوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق وہاں بھی انہیں شکاریوں اور اسمگلر سے ہی خطرہ ہے۔ برطانیہ میں ریسرچرز انگلیوں کے نشان حاصل کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کامیابی سے آزما رہے ہیں جو پینگولنز کو ناپید ہونے سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پینگولن ایک شرمیلا اور تنہائی پسند جانور ہے۔ اس کی کھال سخت چانوں سے بنی ہوتی ہے جسے وہ اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن بلیک مارکیٹ میں انہی چانوں کی طلب نے پینگولن کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ کرسٹی ہنڈرسن جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم پیٹا کی اہلکار ہیں۔ ہم انہیں مار رہے ہیں اور ان کے جسم کے حصوں کو گمراہ کن روایات اور غیر مستند سائنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان جانوروں کو خطرہ ہے۔ ہمیں ان کے تحفظ کے لیے زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی۔ لندن کے ریسرچرز نے اب ایک ایسا طریقہ کارآمد بنا لیا ہے جس کی مدد سے پینگولن کے چانوں سے اس کا غیر قانونی شکار کرنے والے کی انگلیوں کے نشان حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جب ہم پہلی بار چانوں کو لائے اور ایک کو اسکین کر کے دیکھا تو ہم حیران رہ گئے۔ ہمیں انگلیوں کے نشان مل گئے تھے، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ فورینزک ٹیم جائے وقوع سے بین الاقوامی معیار کے مطابق شواہد اکٹھے کرتی ہے۔ جیل پیڈز کو چانوں پر رکھ کر دبایا جاتا ہے اور پھر اسکین کیا جاتا ہے۔ اس طرح جانوروں کو پکڑنے والے کے ہاتھوں کی تفصیل مل جاتی ہے۔ یہ عمل آسان ہے اور ملزم کو قانون کے کٹہرے تک لانے میں مددگار بھی۔ یہ طریقہ لیبارٹری میں جتنے درست نتائج دے سکتا ہے شاید کہیں اور نہیں، لیکن پھر بھی آپ کافی شواہد اکٹھے کر سکتے ہیں اور انہیں تجزیے کے لیے محفوظ مقام تک لے جا سکتے ہیں۔ زوالوجی سوسائٹی آف لنڈن اور UK بارڈر فورس اس منصوبے کا حصہ ہیں۔ منشیات اور اسلحے کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسمگلنگ جانوروں اور پودوں کی ہوتی ہے اور سالانہ 17 سے 23 ارب ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پینگولن کی غیر قانونی تجارت کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ اگر کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو پینگولن ناپید ہو جائیں گے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ اور اسی رپورٹ کے ساتھ ہمارا آج کا ویو 360 اپنے ختام کو پہنچتا ہے۔ تازہ ترین خبریں پڑھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔